नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आपका, जो इसमें हिंदी भाषा के बाद में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर आने वाले हैं, तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा विगत वीडियो से हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण विषयक, आदिकाल का जो नामकरण हुआ है उसके विषयक विभिन्न मतों का परिचय देते हुए उनकी समीक्षा कीजिए। ये जो हमारा प्रश्न चल रहा था, तो मुख्य रूप से आदिकाल के नामकरण के समय किस प्रकार से विभिन्न जो विद्वान हैं उनके मत हैं उनकी समीक्षा हमें करनी है। तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तक देख लिया था। अब हम पहला जो मत था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों पंडित राहुल सांकृत्यायन जी और उनके द्वारा निर्धारित आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहना। तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को प्यारे विद्यार्थियों सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है, तो इसमें सिद्धों के रचना और सामंत काल देखिए दोनों का मिश्रण। राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा। तो प्यारे विद्यार्थियों मुख्य रूप से ध्यान करना, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्यारे विद्यार्थियों आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। अपनी 12 रचनाओं को उन्होंने प्रमाण दे करके, हवाला दे करके उन्होंने कहा कि ये वीरगाथा काल की रचना है, वीरगाथात्मक है और इसमें वीरता का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। इसी प्रकार से पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल है वो नाम दिया। तो सिद्ध सामंत काल नामकरण किसने किया? राहुल सांकृत्यायन जी ने। और उसकी प्रारंभिक सीमा वे कौन? राहुल सांकृत्यायन जी सन 760 ईस्वी तक पीछे ले गए, अर्थात 760 ईस्वी से पहले का जो समय उन्होंने माना कि वह 760 से बाद का समय, या उसे वो वहाँ तक इस निर्धारित करते हैं कि 760 ईस्वी से लेकर के 1300 के आसपास का या उससे आगे जो है आपका ये आदिकाल रहा है, ये वो कहते हैं। तो वो इसकी जो प्रारंभिक सीमा है किसकी? सिद्ध सामंत काल की या आदिकाल को जिसको हम कहते हैं, तो सिद्ध सामंत काल को उन्होंने 760 ईस्वी तक पीछे ले गए, यानी 760 ईस्वी से उन्होंने प्रारंभिक काल वो माना हिंदी साहित्य के इतिहास का। आगे देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मान करके राहुल जी ने सिद्धों व नाथों द्वारा अपभ्रंश में रचित समस्त रचनाओं को हिंदी में स्वीकार कर लिया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, क्योंकि अपभ्रंश से हिंदी निकली है, तो अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी मान करके, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, राहुल सांकृत्यायन जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। तो पुरानी हिंदी मान करके राहुल जी ने सिद्धों और नाथ, सिद्ध और नाथ, जो सिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों 84 थे और नाथ मुख्यतः 9 थे। तो इस प्रकार से सिद्धों और नाथों द्वारा अपभ्रंश में, और इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो प्यारे विद्यार्थियों अपभ्रंश भाषा में लिखी है। तो इन अपभ्रंशों में रचित जो भाषा है वो सारी रचनाएं, चाहे वो सिद्धों की हो या फिर नाथों की हो, इन नाथ और सिद्ध दोनों ही अपभ्रंश से रचित जो रचनाएं थी उनको इन्होंने किस में स्वीकार कर लिया? हिंदी में स्वीकार कर लिया। जो सिद्धों द्वारा लिखित थी, जो नाथों द्वारा लिखित थी, और ऐसी जो रचनाएं जो अपभ्रंश भाषा में थी उसको उन्होंने पुरानी हिंदी मान करके हिंदी में स्वीकार कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे देखिए कि राहुल जी ने इस प्रकार इस काल में 2 प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां अपने समक्ष रखी। इन्होंने इस काल में, इस प्रकार से इस काल में मतलब सिद्ध सामंत काल में इन्होंने 2 प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां या विशेषता जिसको हम कहते हैं काव्य प्रवृत्तियां रखी। क्या रखी? पहली प्रवृत्ति देखो, सिद्धों की वाणी। 2 नाम दिए थे इन्होंने, सिद्ध और सामंत, सिद्ध और सामंत काल। तो एक तो हो गई सिद्धों की वाणी, जो सिद्ध मैंने कहा 84 थे और ये अपने नाम के पीछे पा आदर सूचक शब्द लगाते थे, जिनमें महत्वपूर्ण नाम हम देखते हैं सबरपा, लुईपा, डोम्बीपा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमुख सिद्धों के बड़े इनके कवि हुए हैं।
सिद्ध, एक तरह से वो मुनि थे उस समय के, तो उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर चमत्कार वो किया करते थे। इस प्रकार से पद्य रचना भी वो लिखा करते थे। और इसमें जो पंचमकार की जो प्रवृत्ति है वो सिद्धों में मानी जाती है। ठीक है, तो ये सिद्ध है वो उनकी सिद्धों की वाणी, सिद्धों में द्वारा जो रचित ग्रंथ है अपभ्रंश भाषा में। और सामंतों की स्तुति, और उस समय के जो राज दरबार में सामंत जो जमींदार थे, सामंत व्यवस्थाएं थी, तो उस समय के सामंतों के दरबार में रहने वाले जो कवि थे वो किस प्रकार से उन सामंतों की क्या करते थे, स्तुति करते थे। और स्तुति गान में या उनके वीरता की, उनके श्रृंगारिक बातों को वो अपने लेखन में, अपने काव्य में स्थान देते थे, लिखते थे। तो इस प्रकार से दो चीज़ हो गई, सिद्धों की वाणी और एक तरफ है सामंतों की स्तुति। तो दो प्रकार की काव्य प्रवृत्तियाँ सिद्ध सामंत काल में राहुल जी ने यहाँ सामने प्रकट की है। कि एक तो सिद्धों की वाणी, जिसमें मैंने कहा कि वो 84 सिद्ध थे, इनकी उन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी वो, और इसके साथ साथ दूसरे वे कवि जो सामंतों के दरबार में रहा करते थे और उनकी स्तुति करके, यानी उनका बड़ा चढ़ा करके उनकी प्रशंसा में वर्णन वो किया करते थे। तो इस प्रकार से दो स्वीकार किए। तो राव शंकरटैन जी के द्वारा आदिकाल का नाम हो गया सिद्ध सामंत काल। इस प्रकार से उन्होंने लिखा और इनका समय वो 760 ईस्वी से पीछे तक ले जाते हैं। और ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं और सिद्ध और नाथों की जो अपभ्रंश से रचित जो रचना है उसको हिंदी में ही स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार से राहुल जी ने दो प्रकार की इस आदिकाल या सिद्ध सामंत काल की दो प्रवृत्तियों को उजागर किया है। काव्य प्रवृत्तियाँ जो है दो प्रकार की इन्होंने रखी है, एक तो सिद्धों की वाणी और दूसरी सामंतों की स्तुति। तो इस प्रकार से अब देखिए इसकी समीक्षा प्यारे विद्यार्थी इस मत की। इस नामकरण में भी उसी प्रकार की त्रुटि देखी जाती है, यानी इस नामकरण का मतलब राहुल शंकरटैन जी के द्वारा जो नाम दिया गया था सिद्ध सामंत काल, तो सिद्ध सामंत काल में भी प्यारे विद्यार्थियों वही जो त्रुटि थी, कमी थी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल नामकरण किया था कि वो जो 12 रचनाएं उन्होंने निर्धारित की कि ये जो रचनाएं हैं वो वीर गाथात्मक है। और बाद में इनका खंडन हुआ कि कुछ रचनाएं तो अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक हो गई, कुछ रचनाएं उसमें संदिग्ध भी है, कुछ उसका जो समय है वो उसके आगे का समय जाता है। ठीक इसी प्रकार की त्रुटि इनके मत में भी जाती है। इनके जो शोधकर्ता राव शंकरटैन जी के बाद के थे उन्होंने इसमें कमी निकाली कि ये वो यानी इस नामकरण के पीछे यानी सिद्ध सामंत काल में भी उसी प्रकार की त्रुटि यानी कमी देखी गई जो वीर गाथा काल के नामकरण में देखी गई थी। इस नाम से पूरे काल की काव्य प्रवृत्तियों का पूरा बोध नहीं होता। क्यों, क्या बात है इसमें कि ये जो नामकरण लिखा, ये नामकरण किया राहुल जी ने, राहुल शंकरटैन जी ने, तो इस नाम से यानी सिद्ध और सामंत काल से पूरे काव्य प्रवृत्तियों का पूरा बोध नहीं होता, केवल सिद्धों और सामंतों तक ये सीमित हो गई। तो इससे पूरी काव्य प्रवृत्तियाँ, काव्य विशेषताएं उस काल की पता नहीं चलती है, पूरा बोध नहीं होता। जैसे अगर बात करें विद्यापति की जो पदावली इत्यादि जो लालित्य व्यंजक रचनाएं हैं उसमें इस प्रवृत्ति से बोध नहीं होता। इस प्रवृत्ति का क्या होता है, इस प्रवृत्ति का इसमें बोध नहीं होता। पदावली जो रचना है विद्यापति की तो वो अलग ही से हट करके है, न तो वो सिद्ध में आती है न सामंतों की स्तुति में आती है, तो इस प्रकार से वो अलग हट करके आती है। लेकिन ये सिद्ध राहुल जी इस रचना को भी सिद्ध सामंत काल में स्थान देते हैं। तो इस प्रकार से इस बात की हम जो शोध करता है, आने वाली जो प्रवृत्ति इनके विद्वान थे, इन्होंने इसकी बात की खंडन किया कि विद्यापति की जो पदावली रचना है वो इस प्रवृत्ति से बोध इसमें नहीं होता, इस प्रवृत्ति का बोध इससे नहीं होता। तो ये था राव शंकरटैन जी का सिद्ध सामंत काल। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उनका आदिकाल, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम है वो दिया। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामकरण आदिकाल किया। ध्यान रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को यानी इस काल का यानी आदिकाल का, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको क्या नाम दिया था, आदिकाल नाम दिया था। और इसमें इन्होंने जो उपलब्ध और अनुपलब्ध समस्त जो सामग्री थी इनके पास, जो भी उपलब्ध अनुपलब्ध समस्त सामग्री का संकेत इन्होंने इसमें किया। यानी आदिकाल के नामकरण के पीछे
जो भी ये प्रमाण जुटा सकते थे, उपलब्ध या अनुपलब्ध, वो समस्त सामग्री का संकेत इन्होंने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपभ्रंश को प्राकृताभास का मतलब अपभ्रंश को प्राकृत का आभास सा व्यक्त करने वाला बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास यानी प्राकृत जो भाषा है उसका आभास मानते हुए प्राकृताभास हिंदी, क्या माना, अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी मानते हुए उस भाषा में रचित जिस साहित्य का विवरण दिया, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को जो प्राकृत आभास हिंदी मानते हुए और उस भाषा में रचित जितनी भी साहित्य रचनाएं थी उन साहित्य का विवरण दिया और उस पर विचार करते हुए डॉक्टर द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी भाषा मानना भाषा विज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त मानते हैं। यानी शुक्ल जी ने यह मत दिया था, यह कहा था कि अपभ्रंश तो केवल प्राकृताभास की हिंदी है और उस भाषा में रचित जो भी साहित्य का विवरण उन्होंने दिया, किन्होंने, शुक्ल जी ने, उस पर विचार करते हुए को किसने विचार किया, आचार्य शुक्ल जी ने जो बताया कि अपभ्रंश को प्राकृताभास की हिंदी मान करके उन्होंने जो उस भाषा में रचित जो साहित्य का विवरण आचार्य शुक्ल जी ने दिया, उस पर विचार करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को हिंदी भाषा मानना, द्विवेदी जी ने काट की है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि अपभ्रंश को अगर हिंदी भाषा मानेंगे तो वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त होगी। अनुपयुक्त माना किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को हिंदी मानना, अपभ्रंश भाषा को हिंदी की श्रेणी में देना, वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त वो मानते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई। तो वो इस पक्ष दर में नहीं थे, इस पक्ष में नहीं थे कि अपभ्रंश को हिंदी माना जाए। चलिए प्यारे विद्यार्थी, इसके लिए उन्होंने एक बात कही थी, इस विषय पर विचार प्रकट करते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक विचार प्रकट किया। तो ये विचार देख के यहाँ उद्धरण चिन्ह में है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का विचार भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। यानी क्या कहा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का विचार, जो अगर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहे तो ऐसा विचार भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। और भाषा शास्त्र के अर्थ में जिसे हम हिंदी कहते हैं वह इस साहित्यिक अपभ्रंश में सीधे विकसित नहीं हुई है। ये कौन कह रहे हैं, द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भाषा शास्त्र के अर्थ में जिसे हम हिंदी कहते हैं वह इस साहित्यिक अपभ्रंश में सीधे विकसित नहीं हुई। अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता। अपभ्रंश एक अपने आप में स्वतंत्र भाषा है, तो उसको पुरानी हिंदी हम नहीं कह सकते, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था। तो इस प्रकार से ये विचार आप चाहो तो परीक्षा में लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उनका आदिकाल हो गया। अब देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी और उनका प्रारंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को इसमें नाम दिया प्रारंभिक काल। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसे प्रारंभिक काल मानते हैं। कौन मानते हैं प्रारंभिक काल प्यारे विद्यार्थियों? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया। और वे आदिकाल के विरोध में क्या बात कहते हैं? वे आदिकाल के विरोध में लिखते हैं। कौन लिखते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो समय था उसमें जो भी रचित अपभ्रंश की 100 से अधिक प्रामाणिक रचनाएं, यानी उस समय, यानी 1400 का समय हो गया, लगभग 400-500 वर्ष का जो समय है 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक, ये जो 400-500 वर्ष का जो समय था, इस दौरान, इस अवधि में जो भी अपभ्रंश में रचित सामग्री है, जो लगभग 100 से अधिक, जिनको हम प्रामाणिक रचनाएं मानते हैं, तो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक रचित अपभ्रंश की 100 से भी अधिक, यानी शताधिक प्रामाणिक रचनाएं हैं। वह
अपभ्रंश के शिलालेख भी मिले हैं, जिसमें अपभ्रंश भाषा के शिलालेखों में अपभ्रंश भाषा में कुछ उत्कीर्ण किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो अपभ्रंश के शिलालेख तथा हिंदी की एक भी प्रामाणिक रचना का अभाव, हिंदी की एक भी प्रामाणिक रचना उस काल में नहीं लिखी गई थी, तो हिंदी की एक भी रचना प्रामाणिक रचना वहां पर नहीं थी, तो ये अभाव यही सिद्ध करता है। ये कौन तर्क दे रहे हैं? ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं आदिकाल के विरोध में कि अगर आदिकाल नामकरण करेंगे तो क्यों करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए। इस बात में इन्होंने लिखा है कि भाई 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो भी अपभ्रंश की 100 से अधिक प्रामाणिक रचनाएं जिनको हम देखते हैं, अपभ्रंश के शिलालेख हम देखते हैं, और हिंदी की कोई भी एक भी रचना प्रामाणिक रचना का वहां पर हिंदी भाषा की लिखी हुई प्रामाणिक रचना का उस समय अभाव, ये बात सिद्ध करता है कि जिसे वह हिंदी का आदिकाल कहने का लोभ कर रहे हैं, यानी द्विवेदी जी के लिए कह रहे हैं, जिसे वह हिंदी, ये गणपति चंद्र गुप्त ने किसकी काट कर ली, खंडन कर दिया इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आदिकाल का। तो जिसे वह हिंदी का आदिकाल कहने का लोभ कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं कि आदिकाल होना चाहिए इनका नाम, तो वह वस्तुतः अपभ्रंश का प्रौढ़ काल है। ये बात कही है गणपति चंद्रगुप्त जी ने कि जिस भी विद्वान ने, यानी इनके पहले वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हिंदी के आदिकाल को आदिकाल कहते हैं, तो जिसे वह हिंदी का आदिकाल कहने का लोभ कर रहे हैं वह वस्तुतः अपभ्रंश का क्या है, प्रौढ़ काल है। उसमें वह अपभ्रंश पूर्ण विकसित हो रही है, वृद्ध एक तरह से परिपक्व हो रही है, तो प्रौढ़ काल है, ये कहा उन्होंने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी की जिन अज्ञात कृतियों को खोजने की चिंता, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में कह रहे हैं गणपति चंद्र जी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी की जिन अज्ञात कृतियों, जिनके बारे में पता ही नहीं है, ऐसी अज्ञात जो रचनाएं हैं, इन अज्ञात कृतियों को, कृतियों में रचनाएं, तो इन अज्ञात रचनाओं को या कृतियों को खोजने की चिंता में उलझे हैं। वस्तुतः वे कभी निर्मित हुई ही नहीं। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिन रचनाओं का प्रमाण देना चाह रहे हैं या जिन रचनाओं के बारे में वो शोध करना चाह रहे हैं, इन अज्ञात कृतियों को खोजने की चिंता में उलझे हुए हैं, तो वो तो वस्तुतः शायद वो रचनाएं या वे कभी निर्मित ही नहीं हुई। तो इस प्रकार से डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्यारे विद्यार्थियों एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टि हमें प्रदान की। हालांकि इसमें शोध अभी बाकी है और आने वाले विद्वान शायद इस पर, इनकी प्रमाणों पर भी शोध करें, तो ये बाकी है। फिर भी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हमें एक नवीन, एक वैज्ञानिक दृष्टि से एक सोच है वो प्रदान की है इस विषय में। और प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ठीक प्रकार से राव सांकृत्यायन जी का सिद्ध सामंत काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आदिकाल, गणपति चंद्रगुप्त जी का प्रारंभिक काल, ये मत आप ठीक से देखें, समझे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी और उनका चारण काल। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस काल को अवधि के आधार पर कितने भागों में बांट दिया था, 2 भागों में बांट करके, दोनों को अवधि के आधार पर इन्होंने 2 भागों में बांटा, और दोनों अवधियों के साहित्य भी अलग अलग नाम उन्होंने रखे, यानी 2 अवधियों में बांट दिया। विगत वीडियो में भी मैंने बताया था कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो काल विभाजन किया था हमने, तो इन्होंने इसको आदिकाल को 2 भागों में बांट दिया था। तो अवधि के आधार पर 2 भागों में बांटकर दोनों अवधियों के साहित्य के अलग अलग नाम रखे। प्रथम देखो, वे संवत 750 से लेकर 1000 विक्रमी, यानी 750 विक्रमी संवत से लेकर के 1000 विक्रमी तक का जो समय था उस अवधि को लेते हैं, और इस काल को वे संधि काल नाम है वो देते हैं। ध्यान रखना, 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक का जो समय था वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, प्यारे विद्यार्थियों, उसको क्या कहते हैं, संधि काल नाम देते हैं। और इस संधि काल नाम देने के पीछे उनकी धारणा क्या है, देखिए कि उनके पीछे उनकी धारणा ये थी कि इस समय हिंदी अपभ्रंश का स्थान ले रही थी। हिंदी क्या कर रही थी उस समय, अपभ्रंश का स्थान ले रही थी, यानी हिंदी धीरे धीरे अपभ्रंश से मुक्त हो रही थी और अपभ्रंश का स्थान है वो लेकर के अपने आप के स्वतंत्र बनना चाह रही थी। तो अपभ्रंश का स्थान ले रही थी। उससे पहले, हिंदी से पहले क्या चल रही थी, अपभ्रंश, तो अपभ्रंश का स्थान वो ले रही थी। इसीलिए ये काल साहित्य की दृष्टि से 2 भाषाओं में यानी संधि काल कहा जाता है।
इसीलिए ये काल जो है साहित्य की दृष्टि से इसको दो भाषाओं का यानी संधि काल कह सकते हैं। तो एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ अपभ्रंश, तो दोनों भाषाओं का एक संगम जो है संधि हो रही थी, योग हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने इसको संधि काल कहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा संधि काल नाम क्यों हुआ। 750 से 1000 विक्रमित का जो समय था वो संधि काल था। क्यों था? क्योंकि हिंदी अपभ्रंश का स्थान ले रही थी, तो इसलिए दो भाषाओं का मिलन हो रहा था, तो इसलिए उसको संधि काल उन्होंने कहा। फिर है विक्रम संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक की जो समय थी निर्धारण, 750 से 1000 एक कालखंड ये गया, फिर 1000 से 1375 तक का दूसरा कालखंड। तो इस अवधि को साहित्य का नाम इन्होंने चारण काल नाम दिया, यानी 1000 से लेकर 1375 तक का जो समय था वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने चारण काल नाम दिया। डॉक्टर वर्मा जी के अनुसार इस काल के साहित्यकार प्रमुखता, देखो क्यों नाम दिया चारण काल, तो इस काल के जो साहित्यकार थे वो राजाओं के आश्रय में पलने वाले चारण थे। उस समय जो इस 1000 से लेकर के 1375 विक्रमी तक का जो समय था, इन्होंने चारण काल नाम दिया। और इस चारण काल नाम देने के पीछे उनकी धारणा यह थी कि प्यारे विद्यार्थियों, उस समय जो साहित्यकार थे वो प्रमुख राजाओं के आश्रय में पलने वाले चारण थे, दरबारी कवि थे, चारण थे। इसीलिए समूचे काल का इन्होंने क्या नाम दिया? संधि व चारण काल नाम है वो रखा है, संधि काल वो चारण काल नाम दे दिया। समीक्षा देखो, इस नाम में भी वही कमियां थी जो वीर गाथा और सिद्ध सामंत काल की थी, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जो नामकरण था इसके पीछे भी जो उन्होंने संधि काल और चारण काल नाम दिया, इनके पीछे भी वही कमियां थी जो वीर गाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की वीर गाथा काल और राहुल शंकरटैन जी का सिद्ध सामंत काल में जो कमियां थी वो इसमें भी थी। क्योंकि चारण काल नाम इन्होंने दे दिया, चारण नाम रखने से दूसरे यानी जो नाथ थे, सिद्ध थे और जो विद्यापति की जैसे जो कवि थे, ऐसे उनकी स्वतंत्र कवियों की रचनाओं का बोध नहीं होता, केवल चारणों तक ही सीमित रह गए। नाथ, सिद्ध और विद्यापति की रचनाओं का स्थान नहीं मिला, उनकी रचनाओं का बोध नहीं होता, इसीलिए यह नाम क्या हुआ, विद्वानों ने इस नाम को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, उपयुक्त नहीं माना, सर्वथा उपयुक्त इनको नहीं माना गया। क्योंकि इसमें केवल चारण नाम देने से नाथ और सिद्ध और विद्यापति जैसे कवि जो स्वतंत्र कवि थे उनकी रचनाओं का बोध नहीं होता, केवल चारणों तक ही सीमित हो गई, तो इसलिए ये उनको जो समीक्षक थे उनको उपयुक्त नहीं लगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, राव शंकरटैन जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का चारण काल अब तक हमने पढ़ा और शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब निष्कर्ष के रूप में देखो इस प्रश्न का, इस प्रकार से हम स्पष्ट है कि आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों के मतों में एकता नहीं है। देखो आदिकाल का जो नामकरण किया गया उसमें विद्वान है वो एक मत नहीं है, फिर भी इस अर्थ में आदिकाल को आदिकाल नाम से पुकारने में सभी सहमत है। हालांकि इस आदिकाल के नामकरण में सारे विद्वान एक मत नहीं है, फिर भी अधिकांशतः सभी जो विद्वान है इस बात के लिए थोड़ा बहुत सहमति देते हैं कि आदिकाल को आदिकाल नाम ज़्यादा तर्क संगत है। तो आदिकाल को आदिकाल नाम से पुकारने में सभी सहमत है, क्योंकि इस काल में हिंदी विकसित हो रही थी। ये नाम इसीलिए उपयुक्त है कि इस समय हिंदी धीरे धीरे क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी, तथा साहित्य की सभी प्रवृत्तियों का आदि यानी आरंभ हो रहा था। तो इस समय साहित्य की जो प्रवृत्तियां थी उसका धीरे धीरे क्या हो रही थी, आरंभ हो रहा था, आदि हो रहा था। तो आदि या इसको आरंभ हो रहा था, इसीलिए इसको ये आदिकाल नाम देना ज्यादा उपयुक्त समझा सभी ने अंत में। और कुल मिलाकर इस काल को आदिकाल कहना ही अपेक्षाकृत ज्यादा तर्क संगत लगता है। तो इस प्रकार सभी विद्वान ने आदिकाल नाम स्वीकार किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो ये ठीक प्रकार से इस प्रश्न को समझे। आदिकाल के नामकरण विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का वीरगाथा काल, राहुल शंकरटैन जी का सिद्ध सामंत काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आदिकाल और गणपति चंद्र गुप्त जी का प्रारंभिक काल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का चारण काल, ये 5 कम से कम मत आप ठीक प्रकार से पढ़े समझे, उसको ठीक प्रकार से नोट डाउन करें। तो इसको आप प्यारे विद्यार्थियों आप इसको ठीक प्रकार से इसके स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। तो ये था आपका प्रश्न और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा और ठीक प्रकार से आप पढ़िए, नोट्स में इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए और याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।